आश्रम के स्थानों में आग लगाई गई, बम फोड़े गए। एक बार तो भरी सभा में उनके ऊपर छुरा फेंका गया। भारत के लोगों ने ओशो को सताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके हत्या के उपाय किए गए। लोग उनको धमकाने लगे कि आपका मर्डर कर देंगे। कैसे ओशो ने अपना साम्राज्य अमेरिका में बनाया, वहाँ की सरकार ने ओशो को किस तरह सताया, किस तरह ओशो को मारने का प्रयत्न किया गया और किस तरह ओशो वहाँ से बच निकले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ओशो के बारे में। कौन थे ये ओशो? क्या एक सेक्स गुरु या आध्यात्मिक गुरु, या एक ऐसे अनोखे गुरु जिनके नाम से अमेरिका भी डरता था? उस वक्त के अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन भी जिनके सामने झुक गए थे, वो थे ये ओशो। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल गुरु जिन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी। इनकी किताबें आज भी बहुत ज्यादा बिकती है। इनकी अपनी खुद की एक लाइब्रेरी थी। इनके पिताजी कहा करते थे, एक समय में घर में लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी में घर है। इनके बहुत सारे किताबें हैं, जिनमें से एक किताब बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है और वो है संभोग से समाधि की ओर। और यही किताब मेरी फेवरेट भी है। मैंने आज तक कितनी भी किताबें पढ़ी है, ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट किताब है। तो आप लोग इस किताब को जरूर से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए विस्तार से जानते हैं ओशो के बारे में। ओशो रजनीश, इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो कुछ ज्योतिषों ने इनकी कुंडली देखी, तो इनके बारे में ये बोला गया था कि इनके कुंडली में 21 साल तक मरने का योग है। मतलब हर 7 साल में एक बार इनके जीवन में मरने का योग है। और इनके बारे में ये भी कहा गया था कि 21 साल तक अगर ये लड़का जी गया ना, तो ये बुद्ध बन जाएगा। और 21 साल की उम्र में ही ओशो बुद्ध बन गए। 21 मार्च 1953 को ओशो को संबोधि प्राप्त हो गई। ओशो जब 14 साल के थे, तब 7 दिनों तक उन्होंने एक मंदिर में इंतजार किया अपने मरने का, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। ओशो के शुरुआती जीवन में ओशो अपने नाना नानी के साथ ही रहते थे। ओशो जब 7 साल के थे, तब उनके नाना जी की मृत्यु हो गई। तब ओशो अपने नानी के साथ अपने पिताजी के घर आ गए। ओशो के पिताजी का ये कहना था कि बचपन जो है वो खेलने कूदने के लिए है, ना कि पढ़ाई लिखाई के लिए। उनको बहुत ही फ्रीडम दिया गया था उनके पिताजी की ओर से। तो जब ओशो 10 साल के थे, तब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। तब एक सवाल उठा कि अब इनका नाम क्या रखा जाए। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताता हूँ ओशो के नाम के बारे में, क्योंकि कई लोग ओशो के नाम के बारे में कंफ्यूज होते हैं। आज मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। ओशो जब स्कूल में एडमिशन करने गए, तब एक सवाल उठा कि अब इनका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि बचपन में सब उनको लाड़ प्यार से राजा राजा कहकर ही पुकारते थे। उनका ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं रखा गया था। तब ओशो ने एक शर्त रखी कि मेरा नाम ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी का नहीं रहा। मतलब वो शब्द भाषा में भी नहीं होना चाहिए, किसी डिक्शनरी में भी वो शब्द नहीं होना चाहिए। तब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ऐसा नाम अब कहाँ से लाए। ओशो के जो चाचा जी थे वो कवि थे, तो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, रजनीश। रजनी यानी रात, रजनीश यानी रात का राजा। तो उन्होंने इसमें एक भावार्थ दिया चांद के लिए, लॉर्ड ऑफ द मून, मतलब रात का राजा। तो ऐसे ओशो का नाम रखा गया रजनीश मोहन चंद्र जैन। कुछ सालों तक उनका यही नाम रहा। फिर वो जब हाई स्कूल में गए, तब उन्होंने अपना नाम चेंज किया। रजनीश मोहन चंद्र जैन में से उन्होंने मोहन और जैन हटा दिया और सिर्फ रजनीश चंद्र रह गया। और बाद में जब वो जबलपुर कॉलेज पढ़ने गए, तब उनका नाम सिर्फ रजनीश रह गया। और कालांतर के बाद जब वो प्रोफेसर बन गए, तो उनका नाम आचार्य पड़ गया। मतलब प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य कहते हैं, तो इसलिए उनका नाम आचार्य रजनीश हो गया। और तब वो इस नाम से फेमस हो गए। बाद में उनके बहुत ज्यादा भक्त हो गए। फिर भक्तों ने कहा कि आचार्य नाम तो आपका कॉलेज में था, अब तो आप कॉलेज की नौकरी भी नहीं करते हो, तो हम आपको भगवान कहकर पुकारना चाहते हैं। तो भक्तों की ये रिक्वेस्ट उन्होंने स्वीकार किया और तब से उनका नाम पड़ गया भगवान रजनीश। इस तरह ओशो के अलग अलग नाम पड़े। ओशो जो थे वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उन्होंने बचपन में ही किताबें पढ़ना चालू कर दिया था। एक एक दिन में वो 3-3, 4-4 किताबें पढ़ लेते थे। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर अपनी राय भी देते थे कि कौन सी किताब ठीक लगी, कौन सी नहीं ठीक लगी, और इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे सजेशंस भी देते थे। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। पहचान तो ओशो को मिडिल स्कूल से ही मिलने लगी थी। उनके उम्र के बड़े बड़े लोग भी उनके पास आकर बैठते थे जब वो किताबें पढ़ते थे। जिन किताबों का नाम लोगों ने ठीक से सुना भी नहीं था, ऐसे ऐसे किताबों के बारे में वो पढ़ते थे और लोगों को समझाते थे। तो इसी कारण लोगों की रुचि बढ़ने लगी और लोग कहने लगे कि ये बच्चा असाधारण है,
इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है, बहुत ही तार्किक है, बहुत ही विद्वान है, जीवन के हर आयाम में अपनी एक अलग सोच रखता है, अपनी एक मौलिक सोच रखता है, एक नई दृष्टि आज तक जो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें प्रस्तुत करता है। और जो वो कहते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक होता है, बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से कहते हैं। जैसे 2 और 2 4 होता है, ठीक ऐसे ही बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हर बात ओशो की होती है। तो इनकी प्रसिद्धि उस जमाने में बहुत बढ़ गई, खासकर कॉलेज के जमाने में जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब लोग उन्हें मध्य प्रदेश के बाहर भी बुलाने लगे किसी भी विषय पर तर्क रखने के लिए, अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए। ओशो उस जमाने में खादी के कपड़े पहना करते थे, धोती और कुर्ता पहनते थे, तो इसी वेशभूषा में वो कॉलेज जाते थे पढ़ाने के लिए। और उनकी जो बातें थी वो इतनी गहरी थी, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, और सिर्फ धर्म तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में उनकी एक अपनी मौलिक दृष्टि थी, चाहे वो राजनीति हो या अर्थशास्त्र या समाज व्यवस्था या परिवार को लेकर। जीवन के हर आयाम में उनकी एक अलग दृष्टि थी। ओशो ने दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी में एमए किया था, तो जबलपुर कॉलेज में उन्होंने करीब 7-8 साल तक फिलोसॉफी पढ़ाया। और पढ़ाते समय भी उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि जैसे अक्सर फिलोसॉफी के स्टूडेंट कम होते हैं, मतलब फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ओशो के क्लास में सिर्फ 2 या 4 फिलोसॉफी के स्टूडेंट होते थे। लेकिन जब वो अपनी क्लास में पढ़ाते थे तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इन सब के स्टूडेंट भी उनके क्लास में आकर बैठते थे कि आज कुछ अद्भुत बात सुनने को मिलेगी। इतना फेमस हो गए थे ओशो। और कॉलेज के दौरान ही उन्होंने जगह जगह जाकर प्रवचन देना भी शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में ओशो को बुलाने वाले लोग उनके अपने रिश्तेदारी थे, खासकर जैन समाज के लोग। और एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ओशो का जो परिवार था वो दिगंबर या श्वेतांबर जैन नहीं था। जैनों में एक छोटा सा संप्रदाय होता है तारणपंथी। ये गुरु नानक के समकालीन हुए। जैसे गुरु नानक ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक वैसे ही संत तारण तरन ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसकी जगह उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन पर जोर दिया। जैसे गुरुद्वारे में धर्म ग्रंथ रखते हैं, ठीक वैसे ही संत तारण तरन के जो मंदिर होते हैं उनमें कोई मूर्ति नहीं होती, ना ही भगवान महावीर के या किसी भी तीर्थंकर की मूर्ति नहीं होती, केवल साहित्य होता है पढ़ने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से तारण तरन समाज में ओशो बहुत प्रसिद्ध हो गए। और जबलपुर में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था, तारण तरन जयंती। ओशो उस संस्था के अध्यक्ष रहे करीब करीब 10 साल तक, और हर साल वहां पर उनका प्रवचन होता था। और खासकर उनका प्रवचन सबसे अंत में रखते थे। अंत में इसीलिए रखते थे ताकि उनको सुनने के लिए लोग बैठे रहे। लोग इंतजार करते थे कि जब ओशो बोलने को आएंगे तो आज जरूर कुछ हंगामे वाली बात होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। इसी बीच में उनकी छोटी छोटी किताबें प्रकाशित होना शुरू हो गई, अखबारों में भी उनके बारे में छपना शुरू हो गया। जैसे उनकी कविताएं, कहानियां, छोटे छोटे लेख, ये सब छपने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ओशो बहुत ही प्रसिद्ध होने लगे। तो तारण तरन समाज के बाहर के लोग भी उन्हें बुलाने लगे। विशेष रूप से वो गांधीवादियों में बहुत फेमस हो गए, तो गुजरात से भी उनको बुलावा आने लगा प्रवचन देने के लिए। तो ऐसे गुजरात, राजस्थान, करीब करीब पूरा नॉर्थ इंडिया ओशो से प्रभावित हो गया। और इसी समय ओशो के बड़ी बड़ी किताबें छपने लगी, जैसे पद के प्रदीप, क्रांति बीज, मिट्टी के दिए, ये सब किताबें छपने लगे। 1969 में महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई जा रही थी। तब ओशो ने महात्मा गांधी के खिलाफ प्रवचन दिया था। तब बड़ा हंगामा हुआ। और उस किताब का शीर्षक है भारत, गांधी और मेरी चिंता। इसके बाद एक और प्रवचन हुआ, इसका नाम है गांधीवाद, एक और समीक्षा। इसके बाद लोग ओशो को गांधी जी से जोड़ रहे थे, लेकिन ओशो ने ये क्लियर कर दिया कि गांधी जी से मेरी फिलोसॉफी कहीं मैच नहीं होती। गांधी जी से मैं प्रेम करता हूँ, गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने देश के लिए जो किया वो आदरणीय है, किंतु उनकी सोच व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, प्रगतिवादी नहीं है। जैसे कि वो चाहते कि टेक्नोलॉजी का विकास ना हो, बात चरखा तक ही रुक जाए, तो ये बात उपयोगी नहीं है। कपड़े की फैक्ट्री चाहिए, चरखा से बात नहीं बनेगी। ऐसे सैकड़ों तर्क देके ओशो ने ये सिद्ध किया कि गांधी जी की जो सोच है वो अनुकरणीय नहीं है। आदमी बहुत अच्छे है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लेकिन भविष्य के लिए वो जो हमें दे रहे हैं हम उसको आदर्श नहीं बना सकते, नहीं तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेशनल लैंग्वेज का, सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ओशो ने गांधी जी का भयंकर विरोध किया। तो ये बात गांधीवादियों को नहीं जची, तो गांधीवादियों ने भी ओशो का भयंकर विरोध किया। तो बेसिकली यहाँ पर ओशो गांधी जी के खिलाफ नहीं थे। यहाँ तक कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो ओशो ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 3 दिन तक रो रहे थे ओशो।
इतना प्रेम करते थे गांधी जी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गांधी जी जो कह रहे हैं वो हर बात सही हो। तो ऐसे ओशो ने कहा कि एक बार हमें अपने सारे महापुरुषों पर पुनर्विचार और चिंतन करना चाहिए। और गांधी जी से क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ तो इसीलिए उनके ऊपर पुनर्विचार पर सबको आमंत्रित करता हूँ। आप उन पे चिंतन करें और देखिए कि क्या अनुकरणीय है, क्या अनुकरणीय नहीं है। तो ऐसे ओशो ने बहुत ही प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक गांधी जी की आलोचना की है। लेकिन इसी समय एक ऐसा माहौल बना जिसमें ओशो की छवि एक नास्तिक के रूप में उभर कर आ गई। 1970 में ओशो ने संन्यास दीक्षा देना शुरू किया और उनके नाम के साथ भगवान जुड़ गए। इस प्रकार ओशो का नाम बार बार परिवर्तन हुआ और ओशो दूर दूर तक फेमस हो गए। 1970 में जब वो मुंबई आके रहने लगे तब वो और भी ज्यादा फेमस हो गए जब उस समय के फिल्मी कलाकार उनके पास आने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे ओशो इतना ज्यादा फेमस हो गए कि बाहर देशों के लोग भी उनके पास आने लगे। तो जब बाहर देशों के लोग उनके पास आने लगे तब उन्होंने अंग्रेजी में प्रवचन देना शुरू किया और ऐसे एक एक कर विदेशी लोग ओशो से जुड़ने लग गए। और यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। ओशो की जितनी भी हिंदी में किताबें थी वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होना शुरू हो गई। हर एक देश के पत्रकार लोग उनके पास आने लगे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कोरिया, इन सब देशों के लोग ओशो से जुड़ने लग गए। और इसी तरह ओशो इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो गए। ओशो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि हर एक देश में उनकी किताबें छपने लगी। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ओशो की सबसे ज्यादा अगर किताबें किसी देश में है तो वो इंडिया नहीं है, वो कोरिया है। तो 1971 से अब एक ऐसा मोड़ आया जब ओशो को इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग जानने लग गए। लगभग हर एक देश में लोग ओशो को जानने लग गए कि एक बहुत ही महान फिलोसोफर है, एक आध्यात्मिक गुरु है। तो ऐसे ही धीरे धीरे दुनिया के हर एक कोने से लोग ओशो के पास आकर उनसे जुड़ने लग गए। और ओशो जहाँ रहते थे मुंबई में, वो जगह भी उनके लिए कम पड़ने लग गई। तो ऐसे में पुणे में एक नई जगह खोजी गई और 21 मार्च 1974 को ओशो पुणे शिफ्ट हो गए। इसके बाद 7 साल तक ओशो निरंतर प्रवचन करते गए और इसी बीच उन्होंने अध्यात्म के जितने भी शास्त्र है, चाहे भारत, चीन, जापान या यूरोप के जितने भी धर्म शास्त्र है, इन सब की उन्होंने अद्भुत व्याख्या की। तो इन 7 सालों में ओशो के पास विदेशों से इतने सारे लोग आ गए कि पुणे का जो आश्रम था वो भी कम पड़ने लग गया और पुणे के सारे होटल भर जाते थे, लोग खेतों में टेंट लगाकर रहते थे और इस तरह ओशो बहुत प्रसिद्ध हो गए। लेकिन उसी समय भारत के लोगों ने ओशो को सताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके हत्या के उपाय किए गए। एक बार तो भरी सभा में उनके ऊपर छुरा फेंका गया। लोग उनको धमकाने लगे कि आपका मर्डर कर देंगे क्योंकि आप जो बात कह रहे हो वो हमें पसंद नहीं आ रही है। आश्रम के स्थानों में आग लगाई गई, बम फोड़े गए, इतना ओशो का विरोध किया गया। तो ऐसी स्थिति में ओशो ने एक निर्णय लिया कि अब भारत छोड़ना होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ नहीं रह सकते, तो मजबूरन ओशो को एक कदम उठाना पड़ा, उनको भारत छोड़ना पड़ा। तो इसी कारण से ओशो भारत छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। अब अमेरिका जाने के बाद कैसे ओशो ने अपना साम्राज्य अमेरिका में बनाया, वहाँ की सरकार ने ओशो को किस तरह सताया, किस तरह ओशो को मारने का प्रयत्न किया गया और किस तरह ओशो वहाँ से बच निकले, ये सब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।